आप देख रहे हैं 18 और स्वदेश। ये है एक स्पेशल इंटरेक्शन 3 गेस्ट के साथ जो बाजार और मैक्रोज को एनालाइज करते हैं। मिस्टर सुनील मेहता बैंकिंग का पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। अभय अग्रवाल मार्केट्स और मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हमारे साथ मनीष टांगी भी हैं। हुआ क्या है बाजार में एक शॉक आ गया है, और वो इसलिए क्योंकि आरबीआई ने आज एक सरप्राइज अनाउंसमेंट में 2 बजे आफ्टरनून में 40 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया। ऐसा नहीं कि बाजार रेट हाइक उम्मीद नहीं कर रहा था। मार्केट्स, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट सब ग्रेजुअल टाइटनिंग भारतीय बाजार में और सिस्टम में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो जून ऑनवर्ड्स कर रहे थे। आज का टाइमिंग जस्ट अहेड ऑफ यूएस फेड रेट हाइक थोड़ा सरप्राइज किया बाजार को। यील्ड स्पाइक की 7.4% तक, और बैंक निफ्टी भी लगभग 1000 पॉइंट गिरा और बाजार ओवरऑल प्रेशर में आ गया। ये तीनों जेंटलमैन हमारे साथ अपना अपना नजरिया शेयर करेंगे ताकि आप समझ सकें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इस चीज़ के, और अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी पोजीशंस पे इन्फॉर्म्ड बेट्स ले सकें। सबसे पहले मैं मनीष आपसे शुरुआत करूंगा। हमारी इस बारे में कुछ हफ्तों और महीनों से बात हो रही है। मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग क्यों होता जा रहा है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपका फोरकास्ट अभी तक हाइपोथेसिस बहुत सही बैठा है। तो आपने आज के सरप्राइज मूव को कैसे एनालाइज किया, बॉन्ड यील्ड्स जैसे हुई, और ये भी बता दीजिए कि फेड से आप क्या उम्मीद करते हैं आज, क्योंकि बाजार उससे भी थोड़ा प्रेशर में था आज। हाय अजय। सो बेसिकली अजय, जब इन्फ्लेशन किसी भी देश में अपने टारगेट से ऊपर रहता है और चारों तरफ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन्फ्लेशन या किसी और कंसिडरेशन की वजह से अपनी रेट्स को नॉर्मलाइज या टाइटन करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आप बहुत देर तक इस चीज को ये नहीं मान सकते कि हमारे देश में कुछ यूनिक होगा और हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो इवेंचुअली ये होना ही था। जैसा मेरा आपसे कई बार बात हुआ है पिछले कई महीनों से कि जिस फॉर्म में ये होगा, जिस तरह से आरबीआई रिले कर रहा था अपने मैसेज को, तो मेरा व्यू ये था कि हमेशा मोस्ट प्रोबेबली ये शॉक के फॉर्म में ही होगा। और तो अब ऑफ कोर्स होना तो था ही है, लेकिन क्योंकि वो शॉक के फॉर्म में हुआ है, ओके, तो उसकी वजह से उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट पहले ऑर्डर में मार्केट्स पे आता है, बट इकोनॉमी पे भी आता है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ इस रेट हाइक को ऐसे देखना कि नहीं चलो 40 बेसिस पॉइंट शायद जून में होता था और अभी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव वजह ये रखना पड़ेगा कि अगले 2 सालों में अब हमको यहाँ से 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर स्वैप मार्केट्स को देखें तो आप अपने रेपो रेट को, फंडिंग रेट को 7.5 पे लेके जाएंगे। तो अगर आप 7.5 पे एक रात का पैसा अगर बोरो करने का रेट होगा आरबीआई से, तो फिर 10 साल का बॉन्ड इंडिया में कहाँ ट्रेड होगा। तो वही मैं आप लोगों को कुछ महीनों से बता रहा हूँ कि शायद 8 के आसपास में 2022 में हम लोग देख पाएंगे। तो एक आम इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि अगर 10 साल का बॉन्ड ही 8% होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को ब्लॉक करे, इक्विटी में अपने पैसे को ब्लॉक करे, या कैश में रखे। तो इसी कंसिडरेशन के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। अब देखिए रेट्स काफी ऊपर आ गई हैं। आज 10 साल का एनुअलाइज यील्ड जो है वो 60 के आस तक पहुंच गया है। 30-40 बेसिस पॉइंट और उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को आने लगेगा कि शायद वो बॉन्ड खरीद ले। मिस्टर मेहता, बैंकिंग सेक्टर के नजरिए से अगर आप ये बताएं, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऐसे मूव अप होगी तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन पे किस तरह का इम्पैक्ट आया। अभी तक हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखा है थोड़ा सा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था, रियल एस्टेट के वॉल्यूम्स लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्दी थे। अब आपको लगता है कि और सेक्टर्स में भी जिस तरह से ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जाएगी तो डिमांड पे किस तरह का इम्पैक्ट आता है, वो दिखता है आपके हिसाब से? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है ये हाइक होना तो पूरे मार्केट पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछले 1 साल से हमने रेपो रेट तो बिल्कुल कांस्टेंट रखा है, रिजर्व बैंक ने उसको मॉडरेट करके रखा है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, मगर फिर भी मार्केट इस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को फैक्टर कर रहा था। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड मार्केट के अंदर 6% से लेके 7%, 7.18% तक तो
आज सुबह भी था और अभी इसके बाद में अनाउंसमेंट के बाद में 740 पे चला गया। तो जो इस तरह से बॉन्ड मार्केट है वो पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आएगा, क्योंकि जो एंटायर मार्केट है वो सिर्फ रेपो से ही लिंक करके नहीं चलता, मैक्रो इकोनॉमी के जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखता है कि आज हमारा इन्फ्लेशन कहाँ चल रहा है। चूंकि इन्फ्लेशन 6% की रेंज में था और अभी जो रिसेंट डेटा आया वो 7% की रेंज में आया है, मार्च के जो इन्फ्लेशन है वो 7% की रेंज में है। तो उसको देख के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेपो का है ये मार्केट से अलाइनमेंट है। कुछ समय तक आरबीआई ने इसको होल्ड किया है, मगर आज इसको एज ए सरप्राइज मूव के रूप में दिया है। तो सरप्राइज मूव एक्सपेक्टेड नहीं था, पर इंक्रीज होना तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये इंक्रीज होगा। आज सुबह भी हमारे आईबीए में इकोनॉमिस्ट की एक मीटिंग हुई और उसमें ओवरऑल व्यू यही था कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है रेपो रेट का ये बढ़ने वाला है। आप इसको देखें कि बैंकिंग सेक्टर ने इसको पहले से भी फैक्टर, कुछ एक बैंकों ने तो अपने लेंडिंग रेट के जो है MCLR रेट्स हैं उसको ऑलरेडी रिवाइज कर दिया था, क्योंकि एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग ए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक। जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड प्रोपल करने का इकोनॉमी को, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली कंपनसेशन फॉर द इन्फ्लेशन। और इंटरेस्ट रेट यूजुअली जो इन्फ्लेशन से अलाइन भी रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट को जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट को भी उससे अलाइन होना ही पड़ेगा इन्फ्लेशन से, अदरवाइज लोगों को इन्वेस्टमेट करने में या सेविंग करने में जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से ही अगर मार्केट में डिमांड खत्म हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आवर कंट्री हैज सीन हाई लेवल ऑफ डिमांड एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी डिमांड लेवल्स काफी था। ये सारा इस पे भी डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड साइड इश्यूज पे, कि हमारे पास में डिमांड का क्या क्या फैक्टर है। जहां तक डिमांड की बात है, इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। ये हमारे पास में बहुत बड़ी आबादी जो है यंगर जनरेशन की, जो कंज्यूम भी करती है और जो प्रोड्यूस भी करती है वो हमारे देश में है। दे फ्रीक्वेंटली वो अपने नए प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं और वो उनकी बाइंग कैपेसिटीज भी हैं। तो वो जो सेगमेंट है, और ऐसा जैसा अभी डांगी जी ने भी बताया कि बहुत लिमिटेड सेगमेंट ऑफ हाउस होल्ड है, उसी पे इसका फर्क पड़ेगा। बाकी के लोग जिनके पास है उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सब थोड़ा रेट पर बढ़ गया तो हम अपना कंजम्पशन घटा दें, उनका कंजम्पशन उस लेवल पर रहेगा। सो डिमांड साइड मुझे कोई बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया में नहीं लग रहा। अब रही सप्लाई साइड में, तो सप्लाई साइड के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हुए हैं, जैसे अभी गवर्नर साहब ने भी बताया कि यूक्रेन से चूंकि सप्लाई साइड में सनफ्लावर ऑयल का जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है उसकी सप्लाई कम हो गई, उससे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसके कारण से पेट्रोलियम के रेट्स बढ़ गए। तो इन सब चीजों ने इन्फ्लेशन को पुश किया है। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक ये इश्यूज अनरिजॉल्व रहेंगे, क्योंकि कोई भी हर लड़ाई का अंत होता है, हर इश्यू का कोई सेटलमेंट होता है। हो सकता है 3 महीने लड़ने में लगे हैं तो 1-2 महीने में सेटलमेंट भी हो जाए और वापस से चीजें कुछ नॉर्मलाइज होने लग जाएं। तो जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी है ये इसी स्पीड से आगे बढ़ना तो एक्सपेक्टेड है, पर इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे ये कोई जरूरी नहीं है। जी मिस्टर मेहता, मैं आपके पास वापस आता हूँ जल्दी ही। अभय अग्रवाल से एनालाइज करते हैं कि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आज जो था, शॉर्ट टर्म रिएक्शन, वो क्यों था इस तरह का। और दूसरा, अभय, अब एज अ मनी मैनेजर आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से पोजीशन करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे इस तरह की स्टिकी इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, अगर आप बता सकें। अजय, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है ये मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में काफी नेगेटिव है, क्योंकि एक लोग कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड था, ये था, पर जिस तरह से हुआ आज उस तरह से लोगों को ये अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई आरबीआई ने क्यों बीच में किया, 1 महीने बाद कर लेते, 1 महीने पहले कर सकते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आज ही करना पड़ा, जबकि फेड की भी टाइटनिंग हो रही है मार्केट्स में। दूसरा इम्पैक्ट ये है अजय आएगा क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक्सपेंसिव मार्केट है, सब इसके बारे में बात करते रहते हैं। अभी भी हम इस करेक्शन के बाद भी 21 टाइम फॉरवर्ड के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बाकी मार्केट्स हैं वो हमारे से मल्टीपल काफी कम है। तो अभी तक हम थोड़ा बचे हुए थे ये बोल के कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, दूसरा रेट्स हमारे अभी स्टेडी हैं, हमने बढ़ाई नहीं, जरूरत नहीं है, लिक्विडिटी है सिस्टम में, जीडीपी ग्रोथ है। पर अब ये थोड़ा री रेटिंग मुझे लगता है कि मार्केट्स का होगा शॉर्ट टर्म में, जब हम जो अभी तक हमारा प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा था जिसकी वजह से एफपीआई की सेलिंग काफी थी, वो रहेगी थोड़े दिन, और मुझे लगता है कि मार्केट का लेवल नीचे आएगा। ये बड़ा लाजमी है, जैसे मनीष ने भी कहा कि अगर एक साइक्लिकल ट्रेंड है रेट हाइक का, जो बढ़ेंगे रेट्स, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अपने प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स नीचे एडजस्ट करेंगे अपने मॉडल्स में इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट।
जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बस यही अपना पोर्टफोलियो में ज्यादा ट्विक नहीं करते हैं, पर जो जैसे बैंक्स हमने अपने पोर्टफोलियो से ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था, हमारा लेस देन 5% एलोकेशन है बैंक्स को पिछले 6 महीने से, क्योंकि ये दिख रहा था कि जो NIMs जो हैं बैंक्स के काफी बढ़े हुए थे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफी लो थी पिछले 12 महीने से, और ये कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ने वाली है, और बैंक्स की इतनी एबिलिटी नहीं है कि इमीडिएटली ट्रांसफर कर दें हाइक्स को, रेट अपने कॉस्ट ऑफ फंडिंग को। तो NIM सप्रेस रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी जैसे जैसे रेट्स बढ़ेंगे, तो बैंक्स पे, NBFCs पे ये एक प्रेशर आएगा, और उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रोथ के पीछे कितना जाए और एसेट क्वालिटी के पीछे कितना जाए। तो मुझे लगता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे जो काफी ऑलरेडी ओवर ओन्ड है, निफ्टी में काफी ज्यादा उसका वेटेज अभी भी है करेक्शन के बाद भी, तो ये एक थोड़ा वीक स्पॉट बन जाएगा मार्केट के लिए अगले 6 से 12 महीने के लिए। राइट अभय, वेरी क्विकली, ये जो आपने बताई कि वैल्यूएशन कंप्रेशन का एक स्कोप बन रहा है इस वजह से, तो कौन से एरियाज में आपको ज्यादा वैल्यूएशन कंप्रेशन होता हुआ नजर आता है, कौन से एरियाज में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है? देखिए, जो भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंट इम्पैक्ट भी आएगा रेट हाइक का, और मैं सिर्फ रेट हाइक की बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आज हुआ है, पर एक डिमांड स्लो डाउन है डिस्क्रिशनरी डिमांड में, ऑटोज, रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट में रेट हाइक अभी भी नहीं ले पा रहे हैं बड़े डेवलपर्स, डिमांड है, इन्वेंट्री एब्जॉर्ब हो रही है। उसी तरह ऑटोज में भी आप देखें, टू व्हीलर ऑटोज का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। तो जहां जहां पे, और FMCG में तो प्रेशर दिख ही रहा है, मतलब लीवर के रिजल्ट देखे तो वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो भी बढ़ा प्राइस से बढ़ा। तो इस तरह के ये जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं या, और ये काफी प्रीमियम स्टॉक्स हैं, ये अभी भी काफी हाई मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, और प्लस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो निफ्टी में बड़े इनका एक हिस्सा है, तो ये निफ्टी को नीचे लाने में काफी रोल प्ले कर सकते हैं। मनीष, 8 to 12 मंथ्स के लिए आपके कौन से टॉप मॉनिटरेबल्स होंगे मैक्रो पैरामीटर्स पे, जिनको आप सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स और हमारे व्यूअर्स को भी क्लोजली वॉच करना चाहिए? तो अगर इंटीरियर्स को देखें, लोकल इकोनॉमी को पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अब खास करके बॉन्ड मार्केट जो एक इंतहा बोरोइंग है हमारे देश की सरकार की, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट जो हर साल बोरो करना है, जबकि इंटरेस्ट रेट RBI खुद रेट्स बढ़ा रहा है, तो अब कैसे उसको अकोमोडेट कर पाओगे आप? कई सारे कॉन्फ्लिक्टेड चॉइसेस, जैसे 2011 में हुआ था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे पर साथ का साथ OMO भी कर रहे थे, क्या वो आप कर पाओगे? जब आप लिक्विडिटी को विड्रॉ करोगे तो उससे इंटरेस्ट रेट्स, खास करके जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर क्या असर पड़ेगा? तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है ना अजय, वो उसका सीधा प्रभाव जो बैंक्स की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उस पर पड़ता है, उनकी रेट्स पे पड़ता है। अगर फिक्स डिपॉजिट की रेट अगर बढ़ना शुरू होंगी तो बहुत आसानी से बैंक जो हैं वो क्रेडिट की जो प्राइसिंग है उसको बढ़ाने लगेंगे। तो एक तो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉच करना पड़ेगा कि RBI बोरोइंग को कैसे मैनेज करता है। इंडिया के जो ग्लोबल मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि अब 3.5-3.5% का करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम चला रहे हैं अभी, और यहाँ से अगर क्रूड थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो वहां पे स्ट्रेन आ सकता है, और उससे हमारी करेंसी जो है वो ब्लो अप हो सकती है विदाउट RBI इंटरवेंशन। तो वो भी देखना पड़ेगा कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दो बहुत बड़े लेवरेज हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का एक पॉलिसी जो पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर रहा है कि नहीं, वो पूरा का पूरा उन्होंने अभी तक ट्रांसमिट कर दिया है। अगर यहाँ से अगर क्रूड और ऊपर जाता है, जो मेरा व्यू है कि जाएगा अगले 6 से 12 महीनों में, तो उसको आप क्या पास ऑन कर पाओगे? अगर आप पास ऑन करेंगे तो ये अचानक से कंज्यूमर जो डिमांड है वो काफी तेजी से नीचे आ सकता है। तो उस पॉलिसी को लेकर के भी आपको फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से वॉच करना चाहिए। श्योर। अबे, जाने से पहले वेरी क्विकली 2-3 एरियाज आपके जो आप ओवरवेट हैं इस तरह के रेट हाइक के एनवायरनमेंट में भी, और कहाँ पे आप अंडरवेट हैं अपने पोर्टफोलियो में? तो अजय देखिए, जो एक क्लासिक सेक्टर्स हैं जिनको इन्फ्लेशन से ज़्यादा डिमांड नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिमांड है वो एकदम इनइलास्टिक है कि भाई अब जैसे हेल्थ केयर को ले लें, तो हेल्थ केयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे
ऑलरेडी इंश्योरेंस का काफ़ी हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर्स हैं वो चाहते हैं बेटर एंड बेटर हेल्थ केयर मिले, तो हेल्थ केयर पे एक ओवरवेट है थोड़ा हमारे पोर्टफोलियो में। दूसरा हमारे पोर्टफोलियो में आप देखें तो हम अभी भी देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड ड्रिवन, जो प्योर रिटेल डिमांड ड्रिवन कंपनीज हैं, लीडर्स हैं अपने स्पेस में, जैसे टाइटन है, वैसी कंपनीज। तीसरा जो कैपिटल मार्केट्स में जो प्ले करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कर पाना, जैसे एंजल वन है और CDSL हैं, ऐसी कंपनीज में ऑलरेडी उनके प्राइसेस इतने कम है कि अब उससे कम करके भी या बढ़ा के भी उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे कुछ हैं स्पॉट्स जो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड बहुत स्ट्रांग है इनके प्रोडक्ट्स की। राइट, ऑल राइट। अभय, मिस्टर मेहता, मनीष, तीनों जने बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और RBI के शॉकर को एक्सप्लेन करने के लिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और व्यूअर्स को किन चीज़ों पे नज़र बना के रखनी चाहिए। ET Now स्वदेश पे बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए। गुड बाय।